नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना तो वहां की स्थिति की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश इस तरीके से जलने लगा और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। ये घटना है 5 अगस्त 2024 का। यही कोई दिन के 2:30-3 बजे होंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया में ये न्यूज आने लगा था कि शेख हसीना रिजाइन करती हैं और देश छोड़ के जा चुकी हैं या जा रही हैं। उसके बाद ये भी न्यूज आया कि शेख हसीना भारत के हिंडन एयरबेस पे 6 बजे के आसपास पहुंची हैं और वहां अजीत डोभाल, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है। हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वैसे कहने को तो पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल है, या ये कहें कि पिछले 2 महीने से बांग्लादेश आंदोलन की आग में जल रहा था। ये आंदोलन आरक्षण के विरुद्ध था। वहां के इस आंदोलन को वहां के 3 छात्र नेता आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम और अबू बेकर नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन शुरू तो हुआ आरक्षण के विरुद्ध। अब अगर हम लोग आरक्षण का कहानी जाने कि वहां का आरक्षण का कहानी क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा था, तो इसके लिए हम लोगों को बांग्लादेश की आजादी तक चलना होगा। बांग्लादेश के आजादी के समय वहां के आंदोलन को शेख मुजीबुर रहमान नेतृत्व कर रहे थे, जो शेख हसीना के पिता हैं। जब देश को आजादी मिल गया या पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश 1971 में, तो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा उन लोगों के लिए जो आंदोलन में शामिल थे और जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया या अलग एक देश बनाया, उनके लिए आरक्षण का कोटा दिया गया। ये आरक्षण बांग्लादेश के पिछड़े जिलों के लिए 40% था, 30% उन लोगों के लिए था जो लोग बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन में शामिल हुए थे, 20% समान छात्रों के लिए था, 10% महिलाओं के लिए था। ये आरक्षण 1972 से चलता रहा और 2012 में इसमें बदलाव किया गया शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी के द्वारा ही। उस समय सामान्य छात्रों के आरक्षण को बढ़ा के 44% कर दिया गया। आंदोलनकारी जो शामिल हुए थे बांग्लादेश के आजादी में, उनका आरक्षण 30 का 30 रखा गया। पिछड़े जिलों के लिए जो आरक्षण पहले 40% हुआ करता था, उसको घटाकर 10% कर दिया गया। महिलाओं के आरक्षण को 10% कर दिया गया। अल्पसंख्यकों के आरक्षण को 5% कर दिया गया और 1% विकलांग के लिए कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहीं से आरक्षण के विरुद्ध एक भावना बनने लगा था। बांग्लादेश में मुख्यतः 2 पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी लीग। वहां पे एक जमाते इस्लाम एक पार्टी भी है जो धीरे धीरे अपना पैठ वहां पे बनाते जा रही है। 2012 में किए गए आरक्षण के कोटे में इस बदलाव को देश ने स्वीकार नहीं किया और बांग्लादेश में आरक्षण के विरुद्ध एक भावना, एक जन भावना बनने लगा था। समय समय पर इसके विरुद्ध आंदोलन भी होते रहे थे और इसके विरोध में स्वर उठते भी रहे थे। इसी सब के कारण 2018 में आरक्षण के इस प्रणाली को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया गया। यहीं से आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन फिर से शुरू हो गया, जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला गया और परिस्थितियां अराजक से और अराजक होती चली गईं। जब इस बार फिर आंदोलन काफी बढ़ने लगा, तो 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर केवल 7% कर दिया और बाकी सारे आरक्षण को सामान्य कर दिया। लेकिन आंदोलन यहाँ रुका नहीं, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे कुछ कारण तो देश के आंतरिक है, जो शेख हसीना के द्वारा जिस तरीके से इस आंदोलन को संभाला गया या जिस तरीके से इस आंदोलन से निपटा गया, वो गलत तरीका था या लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरा, कुछ बाहरी ताकतें भी काम कर रही होंगी। ये इसलिए लगता है कि अभी जो आरक्षण को फिर से बहाल किया गया, उसमें भी सरकार कहीं नहीं थी। ये हाईकोर्ट के द्वारा बहाल किया गया था। जब इसके विरोध में स्वर फिर से उठा, तो शेख हसीना ने कहा भी था कि वो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और इसमें बदलाव की मांग करेंगे और इसको रद्द करने की मांग करेंगे।
जिसके प्रोसेस में 21 जुलाई को ये रद्द भी हुआ। लेकिन इसी दौरान कुछ शक्तियां ऐसी भी थी जिनको शेख हसीना के रेजिग्नेशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, और उसमें शेख हसीना के तरफ से जो कुछ गलतियां किया गया उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर अभी जो घटनाक्रम बना वो 21 जुलाई के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, जब 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को घटा के 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कुछ समय के लिए बांग्लादेश में शांति भी रहा, लेकिन उसके बाद फिर एक बार ये सारे छात्र संगठन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे और 5 अगस्त को ढाका के लिए एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 5 अगस्त के सुबह से ही ये सारे लोग पैदल, रिक्शे और बाकी सारे चीज से ढाका की ओर बढ़ने लगे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आवास पे धावा बोल देते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस समय तक आते आते कहीं ना कहीं सेना न्यूट्रल हो गई थी, जिसके कारण 5 अगस्त को होने वाले इस लॉन्ग मार्च को सेना के मौजूद रहने के बावजूद भी रोकने का कोई कोशिश नहीं किया गया। लगभग 2 बजे के आसपास शेख हसीना को सेना के तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 45 मिनट के अंदर वो देश छोड़ दें, और वैसा ही हुआ भी। 2:45 में शेख हसीना जैसे ही अपने पीएम आवास से हेलीकॉप्टर के थ्रू बाहर निकलती हैं, उनके आवास पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और बुरी तरीके से तोड़फोड़ किया जाता है। उनके घर से मुर्गा, बत्तख, यहाँ तक कि साड़ी तक जिनको जो मिला वो लेके वहां से चलते बने। 3:40 के आसपास बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने मीडिया के सामने आके, देश के सामने आके ये घोषणा किया कि देश की जिम्मेदारी अब वो लेंगे और एक अंतरिम सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कई ऐसे उलझे हुए सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण के विरुद्ध, उस आरक्षण को 2018 में खत्म कर दिया गया था इसी शेख हसीना के सरकार के द्वारा, और बहाल किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस आरक्षण के सिस्टम को फिर से बहाल करने में गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं था, शेख हसीना का या अवामी लीग पार्टी का कोई योगदान नहीं था। फिर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हो सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को इस आरक्षण के प्रणाली को रद्द कर दी, उसके बाद कुछ दिन तक तो शांति रहा। फिर अचानक से एक मांग उठा शेख हसीना के इस्तीफे का। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे आरक्षण के विरुद्ध, तो आरक्षण के खत्म हो जाने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, शांत हो जाना चाहिए था। आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो शेख हसीना के इस्तीफे से कम पे मानने के लिए तैयार नहीं थी? अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसमें कुछ कारण निकल के बाहर आते हैं, जिसमें से एक है शेख हसीना का चीन और भारत के साथ संबंधों के संतुलन को सही ढंग से नहीं बना पाना। हाँ, ये एक सच्चाई है कि शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ था, जिससे चीन चिढ़ा हुआ था। अभी हाल में ही शेख हसीना जब चीन के दौरे पे गई थी तो समय से पहले वापस आ गई थी। उस समय के बाद चीन और भी नाराज हो गया था। बांग्लादेश में एक पार्टी जमाते इस्लाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको पाकिस्तान की आईएसआई संचालित करती है। तो ये भी एक अंदेशा बनता है, कहीं ना कहीं चीन ने बांग्लादेश में माहौल को अराजक बनाया और तब तक हवा दिया जब तक कि शेख हसीना त्यागपत्र देने के लिए और देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुई। अगर हम लोग बांग्लादेश में हुए इस आरक्षण के विरोध के आंदोलन को, पिछले 2 महीने के डेवलपमेंट को देखें, तो हम लोग पाएंगे कि जब जब ये आंदोलन ठंडा होने लगा, उसको फिर एक नए तरीके से हवा दे के बढ़ाया गया। ये एक जानबूझ के किया गया साजिश था। वहां के लोगों को, वहां की लोकल पार्टियां, कुछ अराजक नेता, वहां के छात्रों को कुछ विदेशी ताकतें और वहां के कुछ अराजक नेता, हाँ बिल्कुल, अराजक नेता सिर्फ अपने देश में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश के राजनीतिक पार्टी ही चीन के साथ व्यक्तिगत स्तर पे मेमोरेंडम साइन करती है।
चीन के साथ हम लोगों का सीमा पे एक बहुत विवाद चल रहा था, बहुत तनाव की स्थिति थी, हमारे काफी सैनिक मारे गए थे। उस समय भी हमारे देश के एक राजनीतिक नेता चीन के राजदूत के यहाँ गुप्त मुलाकात कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अराजक नेता सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, अपने यहाँ भी है और सब जगह होते हैं। यही तो कारण है कि बहुत सारा देश गृह युद्ध में फंस गया है। अगर हम लोग अब इस आंदोलन को देखें कि कैसे कैसे डेवलप किया, तो सबसे पहले 5 जून को चलते हैं, जब वहां के हाई कोर्ट ने फिर से 56% आरक्षण देने की बात कही, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 12 जुलाई को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई में लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे आक्रोश और भी बढ़ा। 19 जुलाई को भीषण प्रदर्शन हुआ, जिसमें फिर से गोलियां चली, फिर से लोग मारे गए। इस दौरान जो एक बड़ी गलती शेख हसीना से हुई कि वो मारे गए लोगों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको रजाकार कहा। रजाकार वो लोग थे जो बांग्लादेश के आजादी के समय पाकिस्तान के सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों पे जुल्म ढा रहे थे। तो बांग्लादेश में रजाकार किसी गाली से कम नहीं है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो आरक्षण के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और उनको रजाकार कहना कहीं ना कहीं बाकी सारे लोगों को भी भड़का देने के लिए काफी था। इन सारे चीज के दौरान ही, जैसे कि आपको अभी बताए थे हम, कि वहां पे 3 छात्र नेता प्रमुखता से इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसमें से एक नाहिद इस्लाम को 20 जुलाई को पुलिस उठा ले जाती है, बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है। कुछ दिन के बाद उनको बेहोशी के हालत में सड़क के किनारे एक पुल के नीचे पाया जाता है। उनकी स्थिति को देखते हुए 26 जुलाई को उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। वहां से फिर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। ये स्थिति भी वहां के लोगों को भड़काने के लिए काफी था। 4 अगस्त को इसको लेकर भीषण प्रदर्शन हो रहा था। उस एक दिन में पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ था और प्रदर्शन को रोकने के दौरान उस एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ये वो समय था जब सेना भी परेशान हो गई और शेख हसीना जो ये सोच के चल रही थी कि सेना जो मांगे वो देते जाना है और सेना के बल पे वो देश पे शासन कर पाएंगी, वो सेना वहां पीछे हट गई। अब उनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सेना इस तख्तापलट में शामिल है, क्योंकि सेना ने ही शेख हसीना को सिर्फ पैसेज दिया देश से बाहर निकलने के लिए। और अगर अब बांग्लादेश के सेना प्रमुख अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वहां पे अभी राष्ट्रपति ने विपक्ष के नेता खालिद जिया को भी रिहा करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक अंतरिम सरकार बनाने के प्रति सेना प्रमुख गंभीर है। अगर ऐसा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो तख्तापलट में शामिल थे। हाँ, लेकिन ये सही है कि कहीं ना कहीं अब सेना भी शेख हसीना के इस आंदोलन से निपटने के तरीके से सहमत नहीं थी। ये प्रदर्शन जो इस स्तर तक पहुंचा वो अचानक नहीं पहुंचा। पिछले 15 सालों के शासन में शेख हसीना का ऐसा बहुत सारा स्टेप था जो समाज में एक आक्रोश को भर रहा था। जैसे कि 2018 में 4 महीने के लिए आंदोलन चला था आरक्षण के विरोध में। उस समय शेख हसीना का कहना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानी को नहीं मिलेगा तो फिर आरक्षण किसी को नहीं मिलेगा, और वहां पे आरक्षण रद्द कर दिया गया था। 5 जून को जब हाईकोर्ट ने आरक्षण का वही सिस्टम बहाल कर दिया जो 2012 में लाया गया था, तो आक्रोश फूटना स्वाभाविक था। इसी सारे बीच में 14 जुलाई को उनका एक बयान आता है कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोतों पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या इन रजाकारों को आरक्षण मिलेगा। यही वो बयान था जिनको उनके विरोधियों ने और उन विरोधी शक्तियों ने लपक लिया जो शेख हसीना के सरकार को गिराना चाहते थे। और उसके बाद ये आंदोलन रुका ही नहीं। आरक्षण को खत्म कर दिए जाने के बावजूद भी ये आंदोलन रुका ही नहीं। इस बयान का असर ये हुआ कि बांग्लादेश में लोग मैं भी रजाकार हूं
ऐसा टी शर्ट पहनने लगे थे, वहां पे नारा लगता था तुई के आमी के रजाकार रजाकार, जिसका मतलब होता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, रजाकार रजाकार। ये एक ऐसा आंदोलन शुरू हो गया था जिसको संभालना बहुत मुश्किल था, और कहीं ना कहीं शेख हसीना इन सारे चीजों से वाकिफ होंगी, लेकिन थोड़ा गैर जिम्मेदाराना ढंग से उन्होंने इसको संभालने का कोशिश किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज से कुछ दिन पहले जो शेख हसीना भारत आई थी और उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया गया था, आज वो भागकर फिर भारत आने के लिए मजबूर हुई। कई बार ऐसा होता है कि जब देश के किसी बड़े नेता के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है तो उनके नजदीकी के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कम से कम बंद कमरे में उनको बताते हैं कि यहाँ उनसे ये गलती हुई है। बांग्लादेश में ठीक इसके विपरीत हुआ। शेख हसीना के रजाकार वाले बयान के बाद उनके मंत्री लोग भी बयान देने लगे। उनके मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि इन रजाकारों को बांग्लादेश का पवित्र झंडा छूने का कोई अधिकार नहीं है। उनके दूसरे मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों के किसी भी मांग को नहीं माना जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं, एक ऐसा शब्द जो एक गाली के रूप में लिया जाता है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को जहां बताया जाता कि इस शब्द के बारे में वो कोई स्पष्टीकरण देती, इस मामले को संभालने का कोशिश करती, उसके जगह उनके बाकी सारे नेता भी इसी शब्द का उपयोग करने लगे, तो आक्रोश तो बढ़ना ही था। उनके विरुद्ध पूरी विपक्षी पार्टियां पहले से भरी बैठी थी, जिसके कारण कि पिछले इलेक्शन में कोई विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं लड़ा था। चीन उनसे नाराज था ही, अमेरिका भी उनसे नाराज था ही, बल्कि पिछले इलेक्शन को सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा सराहा गया था। तो ऐसे माहौल में ये सारी गलतियां भारी पड़ना ही था, जो भारी पड़ा ही। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में भारत के प्रति अच्छा भावना नहीं है। अगर आज के समय में भारत शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देता है तो वो भावना और भड़केगा। पाकिस्तान का आईएसआई कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अब सक्रिय हो रहा है और काफी हद तक सक्रिय है भी, तो एक और मोर्चा खुल जाएगा भारत के विरुद्ध, जो अभी के समय में भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। दूसरा स्थिति क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड काफी अच्छे स्तर पे है। हमारे देश की काफी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे, जैसे डाबर है और भी बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका वहां इन्वेस्टमेंट है। वो सारा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अगर भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव वहां सेट हो जाता है तो ये बहुत बुरा कदम होगा। इसलिए इस समय भारत को बहुत सोच समझ कर चलने का जरूरत है। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से, मेरे इस विश्लेषण से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे बात से कितना सहमत या असहमत है इसको कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।